सभी को आ रहा है वॉइस वीडियो क्लियर? बिल्कुल। हाँ, जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप रिवाइज कर रहे हो उसको फटाफट करते रहिए भैया, रिवाइज करते रहिए उसको, ठीक है। अब हम जो मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर है इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम एग्रीकल्चर को समझ लेते हैं। आप में से अधिकतर जो स्टूडेंट्स हैं इनको कंफर्म होगा कि जो एग्रीकल्चर होता है वो एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो थोड़ा सा हम एग्रीकल्चर को यहाँ समझ लेते हैं, उसके बाद जो है हम क्या शुरू करेंगे, मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर जो आज के युग में चल रहा है इस एग्रीकल्चर को स्टार्ट करेंगे। तो जुड़ गए सभी लोग? चलते हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं, जो एग्रीकल्चर है आपका इसको समझते हैं, ठीक है। क्या समझते हैं एग्रीकल्चर को? एग्रीकल्चर मीन्स कृषि। क्या? कृषि, ठीक है। सबसे पहले तो हमको ध्यान रखना है कि जो एग्रीकल्चर है इसकी शुरुआत कब हुई, तो आप में से हर कोई अब बता देगा। बताओ कौन से एज से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई है, फटाफट बताइए। एग्रीकल्चर जो एज है, एग्रीकल्चर की शुरुआत या खेती की जो शुरुआत हुई है वो कौन से एज से हुई है? स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज या आयरन एज? और स्टोन एज में भी कौन सा एज, फटाफट बताइए। स्टोन एज में कौन सा एज है? तो आप सभी को पता है भैया, नियोलिथिक एज। यहां से एग्रीकल्चर शुरू हुआ है, सभी को पता है ना, नियोलिथिक एज से एग्रीकल्चर शुरू हुआ है। फर्स्ट टाइम जो है वो इंसान ने क्या किया था, सबसे पहले 7500 क्लियर ईसा पूर्व क्या किया था, सबसे पहले व्हीट और बार्ले, जिसको क्या बोलते हैं, गेहूं और जौ की खेती शुरू की थी। हो गया क्लियर? हाँ, नियोलिथिक एज से, तो यहां तक क्लियर है, हो गया ना क्लियर? चलो अब हम देखते हैं ये जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर शब्द को कहां से आया। अब देखो एग्रीकल्चर की शुरुआत तो हो गई, लेकिन ये एग्रीकल्चर जो टर्म है इसको भी ध्यान रखना। एग्रीकल्चर टर्म जो है फर्स्ट टाइम जो यूज किया था वो किसने किया था, तो ध्यान रखना भैया, जो इजिप्शियंस थे, मतलब इजिप्ट के लोग ने पहली बार जो है वो एग्रीकल्चर शब्द का उपयोग किया। क्या किया? इजिप्ट के लोग, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है किस टर्म का यूज किया, इन्होंने फर्स्ट टाइम जो है यूज द टर्म ऑफ एग्रीकल्चर। क्लियर? तो हम क्या लिख देंगे, यूज द टर्म एग्रीकल्चर। क्लियर? और ये जो इजिप्शियन थे ये कौन सी घाटी की सभ्यता है, तो पता होना चाहिए, ये जो नील वैली सिविलाइजेशन, मतलब अगर हम बोले तो नील घाटी की जो सभ्यता है वहां पे रहने वाले जो इजिप्शियंस थे, जिनको हम इजिप्ट के मनुष्य बोलते हैं, उन्होंने पहली बार जो है किस शब्द का उपयोग किया, एग्रीकल्चर शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। और मैंने आपको बताया भी था कि सबसे पहले जो नहरों से सिंचाई करना जो है वो भी इन्हीं लोगों ने शुरू किया था। जो इजिप्शियंस थे, मतलब इजिप्ट के जो लोग थे, उन्होंने ही पहली बार जो है वो क्या शुरू किया था, नहरों से सिंचाई करना। तो क्वेश्चन 2 बन रहे हैं, कौन कौन से? एग्रीकल्चर की शुरुआत नियोलिथिक एज से हुई, लगभग 7500 ईसा पूर्व, जब इंसान ने पहली बार गेहूं और जौ की खेती की। हो गया क्लियर? और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना कि ये जो एग्रीकल्चर शब्द है
ये अस्तित्व में आया कहां से? तो एग्रीकल्चर शब्द को सबसे पहले नील वैली सिविलाइजेशन या नील घाटी की जो सभ्यता है, लगभग 3000 से 325 ईसा पूर्व यह सभ्यता नील घाटी में विकसित हुई थी। नील घाटी आप सभी को पता है विश्व की सबसे लंबी नदी है ना? विश्व की सबसे लंबी नदी जो है वो नील नदी है, और इस नील नदी के किनारों पर इस सभ्यता का विकास हुआ, जो कि कौन सी सभ्यता के नाम से जानी जाती है? नील घाटी सभ्यता। और यहाँ के लोगों ने नील नदी पर बांध बनाए और बांध बनाकर उसके पानी को नहरों के द्वारा खेतों तक पहुंचाया। इस प्रकार इस सभ्यता ने सबसे पहले जो है सिंचाई की, किसके द्वारा? नहरों के द्वारा। ठीक है, तो यहां से जो है हम देखते हैं, इसको अगर हम देखें तो जो नील वैली जो सिविलाइजेशन है, इसको हम सिंचाई का युग भी कहते हैं, इरिगेशन एज के नाम से भी हम जानते हैं, क्योंकि यहीं से नहरों से सिंचाई करना शुरू हुआ था। ठीक है, इतना ध्यान रखना। और दूसरा क्वेश्चन आपका जो बनता है कि जो एग्रीकल्चर शब्द है ये शुरुआत में कहां से आया? तो शुरुआत में जो इजिप्ट के लोग थे, जिनको हम इजिप्शियंस बोलेंगे, इन्होंने सबसे पहले एग्रीकल्चर शब्द का उपयोग करना शुरू किया। तो शब्द आया इजिप्शियंस ने दिया है, जो कि नील वैली सिविलाइजेशन से आया है। और एग्रीकल्चर की शुरुआत भैया, जब तक जो आदि मानव था उसने ये शब्द को नहीं ढूंढा, खेती करना तो शुरू कर दिया, लेकिन उस खेती को वो किसी दूसरे नाम से जानता होगा। बाद में जब नील घाटी सभ्यता आई तो उन्होंने खेती के लिए स्पेशली शब्द दिया, जिसको क्या कहा जाता है? एग्रीकल्चर। ठीक है, अब ये जो एग्रीकल्चर शब्द है इसको हम देखते हैं कि जो एग्रीकल्चर शब्द है ये किससे बना है? एग्रीकल्चर शब्द की अगर हम बात करते हैं तो किससे बना हुआ है एग्रीकल्चर शब्द? आप में से हर किसी को पता होगा कि जितने भी कल्चर वाले शब्द होते हैं सभी कौन सी भाषा के बने होते हैं? बताइए मनीषा जी, जिया जी, फटाफट बताइए। एग्रीकल्चर शब्द, कल्चर वाले शब्द कौन सी लैंग्वेज से बने होते हैं? और लॉजी या नॉमी वाले शब्द कौन सी लैंग्वेज से बने होते हैं? ये पता होना चाहिए। जिया तिवारी जी, गलत। कल्चर वाले वर्ड जितने भी रहेंगे, एक बात ध्यान रखना भैया, जिनके पीछे क्या लगा हो कल्चर, ये सभी शब्द किससे बने होंगे? ये ध्यान रखना, किससे? कल्चर वाले सभी शब्द जो रहेंगे वो रहेंगे लैटिन। कौन से शब्द रहेंगे? लैटिन, ध्यान रखना। ठीक है द्विवेदी जी, बिल्कुल लैटिन, बहुत बढ़िया। और जितने भी लॉजी वाले शब्द हैं, क्या लॉजी बोल दें या नॉमी बोल दें, ये जो शब्द रहेंगे ये आपके क्या रहेंगे? ये रहेंगे ग्रीक। ठीक है, समझ में आया ना? इस चीज को ध्यान रखना। हो गया क्लियर? यहां कोई डाउट तो नहीं है? कल्चर वाले लैटिन, नॉमी या लॉजी वाले ग्रीक शब्द होंगे। ठीक, अब इसको हटा देते हैं। हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर जो है ये दो शब्दों से बना हुआ है। कितने शब्दों से? दो शब्द। टू लैटिन वर्ड। कौन से दो लैटिन वर्ड? तो दो लैटिन वर्ड से बना हुआ है। फर्स्ट अगर हम देखें तो जिसको कहा जाता है एग्रिक, क्या बोलते हैं? एग्रिक। कहीं कहीं पर ये एगर भी लिखा होगा। क्या लिखा होगा? एगर। तो घबराने की जरूरत नहीं है, एग्रिक बोले या एगर बोले। ठीक है, मतलब लैटिन भाषा में एग्रिक या एगर का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? तो इसका मतलब होता है सॉइल। क्या होता है? सॉइल, जिसको हम क्या बोलते हैं? मृदा। क्या बोलते हैं? मृदा। ठीक है, तो कई बार आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एग्रीकल्चर में एग्रिक का मतलब क्या होता है? सॉइल होता है या मृदा होता है?
अब हम बात करते हैं, एक और शब्द है, वो है कल्चरा। क्या है? कल्चरा। अब ये जो कल्चरा वर्ड है, ये भी लैटिन वर्ड है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एग्रिक। और नोमोस कहां से आ गया मनीषा जी? नोमोस नहीं, आप एग्रोनोमी में पहुंच गए हो। यहां पर दूसरा वर्ड है कल्चरा। क्या है? कल्चरा। और कल्चरा का मतलब होता है कल्टीवेशन। क्या होता है? कल्टीवेशन। कल्टीवेशन मतलब हम अगर बोले तो जुताई गुड़ाई। ठीक है, समझ में आ गया? तो एग्रीकल्चर जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, एग्रिक और दूसरा कल्चरा। क्या है? हो गया क्लियर? एग्रिक और कल्चरा हो गया। कोई डाउट तो नहीं है यहां तक? हाँ सर, टाइप हो गया गलत। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर है, आपको पता है, ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, दोनों क्लियर हो गए। तो कई बार एग्जाम में जो है आपको पूछ लिया जाता है, एग्रिक का मतलब सॉइल और कल्चरा का मतलब क्या होता है? कल्टीवेशन। हो गया? चलो ठीक, अब हम आगे चलते हैं। अब एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पर अब आपका जो है मॉडर्न साइंटिफिक एग्रीकल्चर स्टार्ट होने जा रहा है। ठीक है, अभी तक हम हिस्ट्री पढ़ रहे थे, अब हम कहां पर आएंगे? अब हम आएंगे जो मॉडर्न एग्रीकल्चर है उसको भी हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो यहां पर हम देखते हैं कि ये जो आपका था, ये एग्रीकल्चर का बेस था। मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब होता है मृदा में जो भी जुताई और गुड़ाई संबंधित क्रियाएं की जाती है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम एग्रीकल्चर कहेंगे। अब आप चाहे फसल लगाओ, फल लगाओ या फिर फूल लगाओ, XYZ, चाहे आप पशुओं के लिए चारा उगाओ या पशुओं को चराने के लिए चरागाह तैयार करो, XYZ, मृदा के अंदर अगर आप कुछ भी करने जा रहे हो तो हम उसको क्या कहेंगे? उसको एग्रीकल्चर कहेंगे। ठीक है, यहां तक हो गया ना क्लियर? चलो ठीक, बहुत बढ़िया। अब एक बात ध्यान रखना, मैंने अभी आपको बताया ना कि जितने भी क्या हैं कल्चर वाले वर्ड हैं, जितने भी कल्चर वाले जो वर्ड हैं, क्लियर, ये कौन सी लैंग्वेज के हैं? ये हैं लैटिन। कौन से? लैटिन। क्लियर, लैटिन वर्ड हैं। और जितने भी लॉजी और नोमी वाले आएंगे, ये क्या हैं? ये हैं आपके ग्रीक। ठीक है, लेकिन यहां पर ध्यान रखना, एक एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन। एक्सेप्शन मतलब अपवाद। अपवाद की बात करते हैं। अपवाद कौन सा है भैया? यहां अपवाद है पोमोलॉजी। क्या है? पोमोलॉजी अपवाद है। इसको ध्यान रखना, आया ना समझ में? क्योंकि पोमोलॉजी में जो पोमोन होता है ये आपका क्या होता है? ये लैटिन वर्ड है। और जो लॉजी होता है ये कौन सा वर्ड होता है? ये ग्रीक वर्ड होता है। और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि पोमोलॉजी किस भाषा का शब्द है। तो पोमोलॉजी अगर आंसर में लैटिन और ग्रीक दोनों है, किसी आंसर में, जैसे पहला आंसर दिया ग्रीक, दूसरा दिया लैटिन, थर्ड दिया इंग्लिश, फोर्थ आपको दे दिया लैटिन एंड ग्रीक बोथ, मतलब लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से मिलकर बना है, तो ऐसी स्थिति में तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट हो जाएगा कि लैटिन और ग्रीक दोनों शब्दों से बना है। लेकिन झोल कहां करता है? वो झोल आपका जो हो जाता है कि ये जो पोमोलॉजी शब्द है वो अलग अलग आंसर देता है। लैटिन से बना है, ग्रीक से बना है, इंग्लिश वर्ड है या फिर रोमन वर्ड है, XYZ। तो ऐसी कंडीशन में आपका सही जो आंसर है वो कौन सा माना जाता है? वो ग्रीक ही माना जाता है। क्यों? क्योंकि जो साइंस है वो किसको दर्शा रहा है? लॉजी को। आया ना समझ में? तो यहां पर ध्यान रखना आपको, आया ना समझ में? तो इस चीज को ध्यान रखना कि अगर अलग अलग आंसर है तो आपका करेक्ट आंसर ग्रीक आएगा, और अगर एक साथ है तो लैटिन और ग्रीक दोनों आएंगे। हो गया क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहां पे? चलो ठीक है, अब हम बात करते हैं
सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि भैया फादर ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के फादर कौन है, पहला फैक्ट देखते हैं। ठीक है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर। अच्छा, कौन सा मार्कर यूज करूं बताओ, रेड, व्हाइट या फिर आपका जो भी है ऑरेंज, ब्लू, आप जो बता दोगे भैया वो मार्कर यूज करेंगे। ठीक है, पहले हमको देखना है फादर ऑफ एग्रीकल्चर। फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? हाँ, ब्लैक। बोर्ड आपका जो है ब्लैक है तो मार्कर मैं ब्लैक यूज नहीं कर सकता। ठीक है, फादर ऑफ एग्रीकल्चर। अब आप बोलोगे सर फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन हो सकता है, आपको पता है फादर ऑफ एग्रीकल्चर? आदित्य सिंह चौहान जी, व्हाइट ही सही रहेगा। ठीक है, व्हाइट ही लेते हैं। फटाफट बताइए फादर ऑफ एग्रीकल्चर कौन है? चलो क्वेश्चन आ गया, फादर ऑफ एग्रीकल्चर, हु इज द फादर ऑफ द एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर के फादर कौन है? मनीषा जी गड़बड़ कर गए, पीटर डी क्रेसेंजी, वो है फादर ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर के फादर नहीं है। तो एग्रीकल्चर के फादर कोई नहीं है भैया, एग्रीकल्चर के फादर कौन है? वो है एडम, जिसको हम क्या बोलते हैं, आदि मानव। कौन है? आदि मानव है, इसका कोई जनक नहीं है, बिल्कुल एडम है भैया। ठीक है, ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। अब यहां पर वर्ड आ गया मॉडर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, अब आपका आंसर आएगा। ठीक है, फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर या आधुनिक कृषि के जनक कौन है? तो फट से आप आंसर बता दोगे, कौन है पता है? फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। नोट करते जाना भैया, आया ना समझ में? मैं चाहता हूं कि आप अपना नोट्स खुद बनाओ, क्योंकि एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप नोट्स तो पढ़ोगे, नोट्स आपको जो मिलेंगे वो पढ़ेंगे आप, बट खुद का नोट्स बनाओगे ना तो आपका मेमोरी 4 गुना ज्यादा, आपका मेमोरी पावर बढ़ जाता है, याद रखने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, ध्यान रखना। तो बिल्कुल करेक्ट कौन है? जेथ्रो टूल, बिल्कुल करेक्ट, जेथ्रो टूल। जेथ्रो टूल को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। आया ना समझ में? ध्यान रखना, इसके बारे में और डिटेल में हम पढ़ेंगे। हो गया? तो फादर ऑफ एग्रीकल्चर किनको कहा जाता है? जेथ्रो टूल को कहा जाता है। आगे हम पढ़ेंगे, इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसको ट्रिपल एच के नाम से जानते हैं, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, एक पुस्तक लिखी थी और वहीं से जो है मॉडर्न एग्रीकल्चर जो है वो स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो वो आगे हम पढ़ेंगे, अभी केवल इतना देखते हैं। अब यहां पर ध्यान रखना, फर्स्ट फार्मर, इन द वर्ल्ड, विश्व का जो पहला किसान है वो किसको माना जाता है? तो ध्यान रखना भैया, ये किसको माना जाता है? इंग्लैंड। किसको माना जाता है? इंग्लैंड। इंग्लैंड का जो फार्मर है इसी को माना जाता है फर्स्ट फार्मर। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि भैया जो रोमन सभ्यता थी, कौन सी? रोमन सिविलाइजेशन। क्लियर? यहां के लोग जो थे बहुत ज्ञानी थे और इन्होंने जो है सबसे पहले जो है एग्रीकल्चर को एक टेक्निकल फार्मिंग के रूप में यूज किया। तो पहले जो फार्मर माने जाते हैं वो किसके माने जाते हैं? वो इंग्लैंड के माने जाते हैं। इस चीज को ध्यान रखना।
ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट याद हुए। फादर ऑफ एग्रीकल्चर एडम आदिमानव है, फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर जेथरो टूल है, जिन्होंने फर्स्ट जो है HHH हार्स होइंग हस्बेंड्री बुक को लिखा है। फिर फर्स्ट फार्मर जो है विश्व का, वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है इंग्लैंड के किसानों को। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रोमन सिविलाइजेशन से जुड़े थे, और रोमन सिविलाइजेशन मतलब इसमें आता है फ्रांस, स्पेन, फिर आपका इंग्लैंड, ये सभी जो यूरोपियन कंट्रीज है वो वहां पर रोमन सिविलाइजेशन डेवलप हुआ था। और ये लोग जो है ये ज्ञानी भी थे, साथ ही साथ साइंस का अच्छे से उपयोग करना जानते थे, और इन्होंने अपनी खेती को जो है थोड़ा साइंटिफिक रूप दे दिया था, इसीलिए इनको विश्व के पहले किसान माने जाते हैं। ठीक है, तो इतना ध्यान रखना। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। देखो, पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो कितनी पॉपुलेशन जो है आज के समय क्लियर एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। अगर हम देखें कि भैया भारत की जो है वो कितनी जनसंख्या कृषि पर निर्भर करती है। ठीक है, तो सीधा अगर हम बोले तो कृषि पर निर्भर जनसंख्या कितनी है बताइए? भारत में, कहां पर? भारत में। भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत में कृषि पर निर्भर जनसंख्या कितनी है? तो ध्यान रखना, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू 2021-22 के अकॉर्डिंग, किसके अकॉर्डिंग हम बताना चाह रहे हैं? 2021-22 के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कितनी जनसंख्या, ध्यान रखना भैया, मोस्ट आईएमपी इसको अलग अलग घुमा के पूछ सकता है आपको। ठीक है, अलग अलग जो है वो घुमा के पूछ सकता है। कितनी? 58%। कितनी? 58%। लगभग आपको अगर क्वेश्चन आए तो लगभग अप्रोक्सीमेटली कितना बोल सकते हो? हम बोल सकते हैं 2/3 भाग। कितना? लगभग 2/3 भाग, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? 2/3। ठीक है, 2/3 आपका जो है लगभग यहां पर जो है वो 66% के लगभग आएगा। आया ना समझ में? तो लगभग मैंने पहले ही लिखा है। आया ना समझ में? ये अभी किसी एग्जाम में ये पिछले साल ही क्वेश्चन आया था। ठीक है, मतलब इंडिया में किसी स्टेट का एग्जाम था एग्रीकल्चर का, वहां ये क्वेश्चन पूछा था। करेक्ट आंसर जो है वो 2/3 दिया है। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी आपकी जो है वो लगभग अप्रोक्सीमेटली, फैक्ट अगर देखें तो 58%। ठीक है, और यहीं पर अगर एनसीईआरटी बोलती है कि लगभग अप्रोक्सीमेटली 2/3 पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन डिपेंड ऑन द एग्रीकल्चर एंड एट प्रेजेंट टाइम, वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत की लगभग 58% जनसंख्या, ये फैक्ट है, और लगभग 2/3 पार्ट ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन, मतलब भारत की लगभग 2/3 भाग जो जनसंख्या है वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। हो गया। इसके बाद अगर हम देखें तो इंडियन एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता है? मानसून का जुआ। क्या कहा जाता है? इंडियन एग्रीकल्चर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मानसून का जुआ, गैम्बल ऑफ मानसून। क्या कहा जाता है? गैम्बल ऑफ मानसून। ध्यान रखना, इंग्लिश में अगर देखें तो गैम्बल ऑफ मानसून, मतलब भारतीय जो कृषि है, ध्यान रखना भैया, भारतीय कृषि जो है वो मानसून पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? मानसून पर। अगर मानसून अच्छा रहा तो खेती अच्छी होगी, अदरवाइज अगर मानसून में थोड़ा भी गड़बड़ी हुआ तो एग्रीकल्चर पूरा का पूरा जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो और हम क्या देख सकते हैं?
इतना क्लियर हो गया? फटाफट बताइए भैया। फर्स्ट हमने देखा एग्रीकल्चर जो है कहाँ से शुरू हुआ, नियोलिथिक एज से। एग्रीकल्चर टर्म जो आई है वो इजिप्शियन या नील जो वैली सिविलाइजेशन है उन्होंने फर्स्ट टाइम एग्रीकल्चर टर्म का यूज किया। एग्रीकल्चर टर्म जो है वो दो लैटिन वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन सा? एक आपका जो है एग्रिक और दूसरा कल्चरा। एग्रिक मीन्स सॉइल होता है, सॉइल के लिए स्पेशली जो है हम बोल सकते हैं सॉल ऑफ इन्फिनिट लाइफ, अनंत जीवन की आत्मा, इसी को कहा जाता है सॉइल। और दूसरा जो कल्चरा वर्ड है इसका मतलब होता है कल्टीवेशन या जिसको हम बोलते हैं जुताई गुड़ाई। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि जो पहला फार्मर जो है विश्व का वो किसको माना जाता है? इंग्लैंड के किसानों को पहला फार्मर माना जाता है। दूसरा आपको ये भी ध्यान रखना है कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर तो कोई नहीं है भैया, आदि मानव को ही कृषि का क्या कहा जाता है? जनक या फादर कहा जाता है। फिर मॉडर्न एग्रीकल्चर की जब बात होती है तो मॉडर्न एग्रीकल्चर में जो जनक है, मॉडर्न एग्रीकल्चर के जो फादर हैं वो कौन है? वो है जेथरो टूल, जिन्होंने ट्रिपल एच नाम की एक बुक लिखी हुई है और उसके बारे में हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इतना हो गया क्लियर? यहां ध्यान रखना। और इंडिया की लगभग 58% जो पॉपुलेशन है, जिसको हम 2/3 पॉपुलेशन बोलते हैं, अप्रोक्सीमेट, फिक्स नहीं। ठीक है, ये पॉपुलेशन किस पे डिपेंड करती है? एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने पढ़ा। अब हम स्टार्ट करते हैं वैज्ञानिक खेती का विकास। कौन सी खेती? वैज्ञानिक। जिसको हम क्या बोलते हैं? अगर हम बोलें तो साइंटिफिक एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक एग्रीकल्चर, मतलब वैज्ञानिक खेती का विकास। अभी तक जो खेती हो रही थी वो नॉर्मल खेती थी, नॉन साइंटिफिक थी। ठीक है, अब जो खेती हम पढ़ेंगे वो क्या है? साइंटिफिक है और इसको पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। इसमें बहुत सारा आप जो है स्टार्टिंग से लास्ट तक का पूरा सिलेबस जो है मैक्सिमम चीजें आपको यहाँ से याद हो जाएगी और बहुत सारी ऐसी चीजें आपको जानने को मिलेगी जिनके बारे में क्वेश्चंस तो आ चुके हैं बहुत सारे एग्जाम्स में, लेकिन आपको जो मैटर है वो मिलता नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखें तो पहले जो है वो जब तक जेथरो टूल नहीं आए थे, इनके पहले जो खेती की जाती थी वो नॉन साइंटिफिक थी। मतलब उसमें क्या होता था कि अगर 6 व्यक्ति अगर खेती कर रहे हैं तो वो मिलकर इतना अनाज पैदा करते थे कि केवल 10 लोगों का ही पेट भर पाते थे। क्लियर? और जब अनफेवरेबल कंडीशन या विपरीत परिस्थितियां होती थी या सूखा पड़ रहा है, बाढ़ आ रही है, तूफान आ रहा है, ओले गिर रहे हैं या फिर अतिवृष्टि हो गई, ऐसी कंडीशन में केवल इतना ही उत्पादन हो पाता था कि एक ही व्यक्ति का पेट भर पाए। लेकिन जब से साइंटिफिक खेती आई, साइंटिफिक खेती जब से स्टार्ट हुई तब से इंसान 5 लोग मिलकर लगभग 100 लोगों का पेट भर सके इतने अनाज का उत्पादन करना शुरू कर दिया। तो ध्यान रखना। और आज के संदर्भ में अगर हम देखें तो हमको मॉडर्न एग्रीकल्चर की ही क्या है? रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन कंटिन्यूअस बढ़ रहा है, तो हमको जो फूड ग्रेन है इसको भी, आपका जो लैंड है वो फिक्स है, लैंड को हम बढ़ा नहीं सकते, मतलब जो आपके खेत हैं इनको हम बड़ा नहीं कर सकते, ये उल्टे और घटते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है? हमको नए नए टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं भैया मॉडर्न एग्रीकल्चर या जो साइंटिफिक खेती है। इसके फादर अभी हमने बोले थे, कौन थे? तो फादर थे इनके जेथरो टूल। कौन थे? जेथरो टूल। ठीक है, तो फर्स्ट हम यही से लेते हैं भैया, फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर। अब पीटर ड्रेकेसेंजी मत बोल देना। क्या नहीं बोल देना? पीटर ड्रेकेसेंजी मत बोल देना। क्यों? क्योंकि जो मॉडर्न एग्रीकल्चर के जो फादर हैं वो कौन है? वो है जेथरो टूल है।
क्या है, जेथरो टूल है। ठीक है, ध्यान रखना। और इनका जो कार्यकाल था वो 1674 से 1741, क्या था, 1674 से 1741। क्लियर, ये इनका क्या था, कार्यकाल था। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बुक लिखी। उस बुक को हम किस नाम से जानते हैं, उसको हम बोलते हैं, जो बुक लिखी है इन्होंने, क्लियर, कौन सी लिखी है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। क्लियर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, ट्रिपल एच के नाम से जानते हैं। अब इन्होंने ये जो बुक लिखी, इस बुक के अंदर खरपतवार नियंत्रण के बारे में बताया गया था कि भैया वीड कंट्रोल करने से क्रॉप का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ता है। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारी टीलेज या भू परिष्करण के ऐसे उपाय भी बताए, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स दिए जिनसे कि हम क्या कर सकते हैं, मृदा में टीलेज प्रैक्टिसेस करके क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे भी कंसेप्ट दिए कि विदाउट टीलेज या बिना टीलेज के अगर हमको जीरो टीलेज का यूज करके हम कैसे ज्यादा से ज्यादा क्रॉप ले सकते हैं। और सॉइल के अंदर टीलेज के जो एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है, इनको भी बताया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसी थ्योरीज दी या प्रिंसिपल्स दिए जिस बेस पे आज हम सीड्रिल का यूज कर रहे हैं। सीड्रिल हमने बनाया, साथ ही साथ कल्टीवेटर हमने बनाया। तो जो जेथरो टूल है, इनके प्रिंसिपल और कंसेप्ट का यूज करके ही हमने जो है क्या किया है, हमने आज बहुत सारे उपकरणों को बनाया है। ठीक है, तो यहां से स्टार्ट होती है मॉडर्न एग्रीकल्चर। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भैया जेथरो टूल जो है ये कितने ब्रांचेस के फादर माने जाते हैं। तो फर्स्ट तो हम अगर देखें तो ये है मॉडर्न एग्रीकल्चर के, क्लियर। दूसरा अगर हम देखें तो जो वीड साइंस है, वीड साइंस। और थर्ड अगर हम देखें तो टीलेज, जिसको क्या कहा जाता, भू परिष्करण। आधुनिक कृषि, वीड साइंस जिसको खरपतवार विज्ञान कहा जाता है, और टीलेज, इन सभी के जो फादर हैं कौन है, वो हैं जेथरो टूल। सॉरी, हो गया क्लियर, समझ में आया। हो गया सभी को क्लियर। हाँ, इसके अलावा इन्होंने कुछ टर्म्स दी है, आया ना समझ में। टर्म्स गिवन बाय जेथरो टूल। कौन कौन सी टर्म दी है, तो दो टर्म मोस्टली ध्यान रखना। इन्होंने एक तो वीड शब्द दिया है और दूसरा जो शब्द दिया है इन्होंने दिया है जीरो टिलेज। मतलब खरपतवार और जीरो टिलेज, ये दोनों शब्द किसने दिए हैं, ये जेथरो टूल ने ही दिए हैं, ध्यान रखना। हो गया क्लियर। और कभी कभी पूछ लेता है कि जो कल्टीवेटर है और सीड्रिल है, इन दो के बारे में अधिकतर पूछता है कि सीड्रिल और कल्टीवेटर जो है वो किसके सिद्धांत पर बनाए गए हैं। तो जेथरो टूल के द्वारा जो दिए गए सिद्धांत हैं, थ्योरीज है, उनके आधार पर ही वर्तमान में हमने सीड्रिल को बनाया और कल्टीवेटर को भी बनाया। तो इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। इतना हो गया क्लियर, आपको नोट भी करते जा रहा हूं ना। हाँ, फादर ऑफ मॉडर्न एग्रीकल्चर, वीड साइंस, टिलेज, तीनों के फादर है भैया एक ही, जेथरो टूल। और टर्म जो है इनका कार्यकाल भी ध्यान रखना, 1674 से 1741। ठीक है,
ध्यान रखना। इसके बीच में इन्होंने जो है एग्रीकल्चर पर बहुत सारा काम किया, साथ ही साथ इन्होंने बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट दिए, थ्योरीज दिए, जिनके आधार पर, जिनको बेस मान के आज हम खेती करते हैं। वीड साइंस, टिलेज टर्म्स जो है वीड और जीरो टिलेज स्पेशली पूछा आता है। लेकिन यहाँ पर एक गड़बड़ है, वो मैं आपको कल भी बताया था कि जीरो टिलेज के फादर अलग हैं, ठीक है, तो वो ध्यान रखना भैया। क्या ध्यान रखना है आपको? फादर ऑफ जीरो टिलेज, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो मैं इधर लिख देता हूं क्या, कि जो फादर ऑफ जीरो टिलेज हैं, क्या बताया था मैंने कल? हाँ, जीबी ट्रिपलेट। कौन है? जीबी ट्रिपलेट, ठीक है, ध्यान रखना। जीबी ट्रिपलेट, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा था? जेथ्रो टूल के बारे में पढ़ा था। अब हम पढ़ते हैं, आगे चलते हैं। तो एक एल्ब्रेच थेयर नाम के वैज्ञानिक थे, हाँ बिल्कुल, जीबी ट्रिपलेट, जिया जी, बहुत बढ़िया। एक एल्ब्रेच थेयर, इनका नाम ध्यान रखना भैया। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, एल्ब्रेच थेयर। क्लियर? नोट कर लो एल्ब्रेच थेयर। क्यों? क्योंकि यहां से सॉइल साइंस शुरू हुआ है। एल्ब्रेच थेयर ने 1809 में, क्लियर, क्या दिया था? इन्होंने दिया था थ्योरी ऑफ ह्यूमस। क्या दिया था? थ्योरी ऑफ ह्यूमस। क्लियर? क्या दिया था? थ्योरी ऑफ ह्यूमस। इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया था कि मृदा के लिए जो पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के जो सड़े गले या डीकम्पोज्ड जो मैटर होता है, या जिसको हम क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो कि पेड़ पौधे जीव जंतुओं का सड़ा गला जो अवशेष है, इस अवशेष को अगर हम क्या करें, मिट्टी में अगर डालें, तो ये इसमें बहुत सारे पोषक तत्व होते हैं, और ये पोषक तत्व जो है ये पौधे के लिए लाभदायक होते हैं। साथ ही साथ ये जो ह्यूमस होता है ये ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर का होता है, और अगर इसका हम उपयोग करते हैं तो सॉइल के अंदर बहुत सारी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो सॉइल की है, इनमें चेंज होते हैं, और ये प्लांट के लिए फेवरेबल कंडीशन या अनुकूल परिस्थितियां विकसित करते हैं। तो यहीं से नींव पड़ी किसकी? सॉइल साइंस की नींव पड़ी, ठीक है। कहां से? तो जो एल्ब्रेच थेयर हैं, इन्होंने 1809 में क्या किया? थ्योरी ऑफ ह्यूमस दिया, और थ्योरी ऑफ ह्यूमस देने के बाद लोगों का ध्यान, या जो वैज्ञानिक थे उनका ध्यान धीरे धीरे कहां पर गया? मिट्टी पर गया, कि मिट्टी ही जो है वो एक्चुअल में क्या कर रही है? वो पौधे के लिए पोषण का कार्य कर रही है। क्यों? क्योंकि जो मुख्य रूप से पोषक तत्व जो पौधे द्वारा अवशोषित किए जाते हैं, वो किससे किए जाते हैं? मिट्टी से ही किए जाते हैं। और ये जो ह्यूमस है, ये इसको अगर हम बोलें तो फेट ऑफ सॉइल कहा जाता है इसको। किसको? ह्यूमस को। मतलब मिट्टी की वसा कहा जाता है। किसको? जैसे आपके लिए, आपके शरीर के लिए घी, ये फेट अच्छा है, क्लियर। ऐसे ही अगर हम देखें तो जमीन के लिए भी जो है वो क्या है? ह्यूमस जो है एक अच्छा सब्सटेंस होता है, एक अच्छा पदार्थ होता है, क्लियर, जिससे कि मृदा के भौतिक, रासायनिक और जैविक जो गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज होती है, उसमें इंप्रूवमेंट होता है। तो यहीं से धीरे धीरे वैज्ञानिकों का ध्यान किधर गया? सॉइल की ओर गया, और यहीं से सॉइल साइंस का जो है वो नींव पड़ा है। इसके बाद ये हो गया आपके
अब मॉडर्न जो एग्रीकल्चर जो साइंस है वो कैसे डेवलप हो रहा है, इसके बाद जो एक वैज्ञानिक थे, कौन, हम्फ्री डेवी। कौन थे? हम्फ्री डेवी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हम्फ्री डेवी, ये वैज्ञानिक थे। कब? इन्होंने 1813 में क्या लिखा? एक बुक लिखा जिसको कहा जाता एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। क्या बोलते हैं? इस बुक को कहा जाता इन्होंने 1813 में, ठीक है, एक बुक लिखी जिसको कहा जाता है एलिमेंट ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। कौन सी बुक लिखी? ध्यान रखना, इन्होंने बुक लिखी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है। और इस आधार पर क्लियर, मिट्टी की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है उनको समझने में मदद मिली कि मृदा के अंदर जो न्यूट्रिशंस हैं वो कब कम होंगे, कब ज्यादा होंगे, कौन से पीएच पर। पहले पीएच का ज्ञान नहीं था, तो अगर हम देखें तो कौन से न्यूट्रिशंस की कमी पे कौन से न्यूट्रिशंस की बढ़ोतरी होगी, इस आधार पर जो है सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी जो है वो शुरू हो पाई, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें तो लावेस करके एक वैज्ञानिक थे। कौन वैज्ञानिक? लावेस, जिन्होंने 1942 में पहला उर्वरक बनाया, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया? फटाफट बताइए। नेक्स्ट अगर हम देखें तो लावेस करके एक वैज्ञानिक थे, क्लियर, इन्होंने 1842 में क्लियर क्या किया? पहला उर्वरक बनाया। कौन सा पहला उर्वरक बनाया? फटाफट बताइए। कौन सा फर्स्ट फर्टिलाइजर बनाया? इन्होंने रॉक फॉस्फेट का उपयोग करके पहला उर्वरक कौन सा बनाया? सुपर फॉस्फेट। कौन सा? सुपर फॉस्फेट। अब ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि जो पहला उर्वरक है वो किसने बनाया और उस पहले उर्वरक का नाम क्या है? पहला रासायनिक उर्वरक, ठीक है, पहला रासायनिक उर्वरक कौन सा है? सुपर फॉस्फेट। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि सर कैल्शियम नाइट्रेट भी है, ठीक है ना? फटाफट बताइए, ये आपको क्लियर हो गया? सबसे पहला जो रासायनिक उर्वरक जो खेती में उपयोग होने वाला है उसको सबसे पहले लावेस नामक वैज्ञानिक ने 1842 में तैयार किया, ठीक है। कौन सा? सुपर फॉस्फेट। और यहां पर ध्यान रखना, नाइट्रोजन वाला जो पहला उर्वरक है, कौन सा? नाइट्रोजन उर्वरक। नाइट्रोजन उर्वरक में अगर हम देखें कौन सा? पहला उर्वरक, क्लियर। ये कब बना था? 1903 में। कौन सा था? वो था आपका कैल्शियम नाइट्रेट। जिसका फॉर्मूला क्या है? तो फॉर्मूला ध्यान रखना, CaNO3 ये इसका फॉर्मूला है भैया, ठीक है। हो गया क्लियर? ये देखो पहला उर्वरक कब बना था? 1842 में। और अगर स्पेशली नाइट्रोजन उर्वरक की अगर बात करें तो सबसे पहला उर्वरक 1903 में बना। कौन सा? कैल्शियम नाइट्रेट। हो गया क्लियर? चलो, यहां तक पढ़ा आप सभी को क्लियर हुआ?
नेक्स्ट, अब और इंप्रूवमेंट हुआ। अब यहां तक तो ठीक है। अब जैसे जैसे एग्रीकल्चर, मॉडर्न एग्रीकल्चर आगे बढ़ते गया, इसमें और सुधार होते गया। अब इसमें जेनेटिक्स का भी योगदान आ गया। क्या आ गया? जेनेटिक्स का। तो यहां पर अब अगर हम बात करते हैं तो जी.जे. मेंडल, किसकी बात करते हैं? जी.जे. मेंडल। ठीक है, ग्रेगर जॉन मेंडल। हो गया क्लियर? ग्रेगर जॉन मेंडल क्या है? ये फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्या है? फादर ऑफ जेनेटिक्स, अनुवांशिकी के जनक है ना, फादर ऑफ जेनेटिक्स। क्लियर? अब इनकी बात करते हैं भैया। इन्होंने क्या इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो है 1866 में क्या किया? इन्होंने क्या दिए? लॉ ऑफ हेरिडिटी। लॉ ऑफ हेरिडिटी, जिसको हम क्या बोलते हैं? आनुवांशिकता के नियम। क्लियर? अब इन्होंने जेनेटिक्स को खोजा। ठीक है, क्या किया? जेनेटिक्स को खोजा। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना भैया, ये जो शब्द है जेनेटिक्स, ये किसने दिया? ये शब्द दिया है बेटसन ने। किसने दिया? बेटसन ने। भले ही ग्रेगर जॉन मेंडल जो है वो जेनेटिक्स के फादर हैं, बट ये जो शब्द जेनेटिक्स दिया है, ये किसने दिया है? ये दिया है बेटसन ने। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब लॉ ऑफ हेरिडिटी। अब आप मुझे एक क्वेश्चन मैं आपसे करता हूं, उत्तर बताइए। मेंडल ने आनुवंशिकता के कितने नियम दिए? फटाफट बताइए। क्यों? क्योंकि आपको जेनेटिक्स है भैया, सिलेबस उठा के देखो, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग है ना, तो जेनेटिक्स से क्वेश्चन आएगा। और अधिकतर क्वेश्चन आपको पूछता है मेंडल का पहला नियम कौन सा है, दूसरा कौन सा है। फटाफट बताइए, मेंडल ने कितने हेरिडिटी के कितने नियम दिए? जिया तिवारी जी 3 नियम, मनीषा जी 3 नियम। अब आपके दिमाग से ये पिक्चर हटा देना। मेंडल ने आनुवंशिकी के कितने नियम दिए? 2 लॉज गिवन बाय मेंडल। आप बोलोगे सर हमने तो 3 पढ़े हैं। कितने पढ़े हैं? 3। मेंडल ने नहीं दिए भैया, वो बाद में 3 वैज्ञानिक हुए सन 1900 में, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और एरिक वॉन शेरमेक। ये 3 वैज्ञानिक हुए। इनमें से जो कार्ल कोरेंस था, उसने सन 1900 में मेंडल के जितने भी एक्सपेरिमेंट थे उनकी स्टडी की, और स्टडी करके एक और नियम दिया जिसको लॉ ऑफ डोमिनेंस कहा जाता है। मेंडल ने लॉ ऑफ डोमिनेंस कभी नहीं दिया। ठीक है, ये ध्यान रखना, नहीं तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो अब यहां पर ध्यान रखना भैया, जो फर्स्ट लॉ है इसको हम लिखते हैं लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। कौन सा? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जिसको क्या कहा जाता है? पृथक्करण का नियम। क्या बोलते हैं? पृथक्करण का नियम। ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखना, also called law of gamete प्यूरिटी। इसको हम गैमेट की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर? सेकंड लॉ भी ध्यान रखना। क्लियर? लॉ
ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट। इसको अगर हम देखें तो क्या बोलेंगे, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। हो गया कंफ्यूजन क्लियर? हो गया कंफ्यूजन क्लियर? नहीं हुआ? हो गया? तो मेंडल ने हेरेडिटी के, जेनेटिक्स के नहीं, जेनेटिक्स में भी वेरिएशन और हेरेडिटी दो चीजें हैं। मतलब एक तो अनुवांशिकता, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी जो गुण आ रहे हैं, और एक वेरिएशन जो कि भिन्नता को दर्शाता है। तो ये जब हम जेनेटिक्स वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना तो वहां डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ध्यान रखना, मेंडल ने जेनेटिक्स के कितने नियम दिए? दो। फर्स्ट लॉ जो है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी आपको यही बताती है कि मेंडल ने अनुवांशिकता के दो नियम दिए, ठीक है। और बाद में जो है, जो कार्ल कोरेंस, तीन वैज्ञानिक हुए भैया, कार्ल कोरेंस, ह्यूगो डी व्रीज और एरिक वॉन शेरमेक, इन्होंने मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट किए थे इनको रीडिस्कवर्ड किया, वापिस खोजा, और वापिस खोजने के बाद इन्होंने वैसे ही प्रैक्टिकल किया। किस पे? मटर या गार्डन पी पर। और जब गार्डन पी पर इन्होंने वापिस एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने एक लॉ और जोड़ दिया इसमें, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। मेंडल ने कभी भी लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात नहीं की थी, ठीक है। हो गया क्लियर? चलो, तो यहां पर ध्यान रखना, ठीक। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, इसके आगे जाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन अधिकतर पूछा आता है कि मेंडल ने जो है वो कौन से प्लांट पर काम किया था? तो आप सभी को पता है भैया, क्या है वो? पाइजम सेटाइवम है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मटर, क्लियर, या गार्डन पी, ठीक है। हाँ, सेग्रीगेशन। हाँ, ये बात भी ध्यान रखना, जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस होगा ना, मोनोहाइब्रिड क्रॉस मतलब जब मेंडल ने एक ही लक्षण को लिया, दो विपरीत गुण वाले, दो अलग अलग गुण वाले एक ही लक्षण को अगर लिया तो उसने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को बता दिया। बट यहां पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असोर्टमेंट के नियम को सिद्ध करने के लिए जो है उसको दो लक्षणों को एक लेना पड़ा। तो ये सब बातें हम बाद में करेंगे। एक बात, मैंने जो ईयर यहां पर लिखा था ये ध्यान रखना, मैंने लिखा था 1866। ये क्यों? क्योंकि इसके पहले मेंडल ने एक्सपेरिमेंट कर लिए थे, लेकिन लास्ट में मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट है, इन एक्सपेरिमेंट को ब्रून की एक मैगजीन के अंदर फर्स्ट टाइम ओपन किया था, दर्शाया था। कब बताया था? 1866 में, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसी को माना जाता है जब मेंडल ने नियम दिए थे। क्यों? क्योंकि इसी टाइम पहली बार जो है वो मैगजीन में जो है वो फर्स्ट टाइम पब्लिश हुए थे, ठीक है। तो कई बार पूछ लिया जाता है कि मेंडल के नियम फर्स्ट टाइम जो है वो कौन से सन में पब्लिश हुए थे? 1866 में। हो गया क्लियर? ध्यान रखना। इसके बाद अगर हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जब हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि 1830 में क्या हुआ? तो जो सिड्रिल है की खोज क्या हुई? सिड्रिल की खोज हुई फर्स्ट टाइम, ये सिड्रिल को खोजा गया, ये भी ध्यान रखना। फिर आगे बढ़ते हैं, कब? हम जाते हैं 1892 में, क्लियर। ये धीरे धीरे जो है एग्रीकल्चर में डेवलपमेंट हो रहा है, नई नई चीजें खोजी जा रही है। कौन से एग्रीकल्चर में? मॉडर्न एग्रीकल्चर में, ठीक है। तो सबसे पहले 1892 में, यहां से मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन पूछा जाता है, 1892 में सबसे पहला जो ओरिजिनल ट्रैक्टर था, जो कि गैसोलीन से चलने वाला था, मतलब पेट्रोल से चलने वाला था, उसको खोजा गया। तो फर्स्ट
ट्रैक्टर। क्लियर? कब खोजा? 1892 में। और किस नाम, कौन सा ट्रैक्टर था? वो था फोर्ड। कौन सा ट्रैक्टर था? फोर्ड। ध्यान रखना, ये पहला ट्रैक्टर था। किसने कहां पर खोजा? यूएसए। क्लियर? यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ध्यान रखना। और किसने बनाया था ये भी ध्यान रखना, अगर आप चाहो तो ये नाम भी ध्यान रखना। फ्रोइलिच ने बनाया था। फ्रोइलिच, जोहन फ्रोइलिच। किसने बनाया था? जॉन फ्रोइलिच। इन्होंने जो है फर्स्ट ट्रैक्टर बनाया था। कौन सा? फोर्ड, यूएसए में। कब? 1892 में। अब एक क्वेश्चन आपको जो पूछा जाता है कि भारत का पहला ट्रैक्टर कौन सा है जो कि बनाया गया था और कौन सी कंपनी ने बनाया था? तो ध्यान रखना, भारत में पहला ट्रैक्टर जो है वो 1959 में बनाया था। कब बनाया था? अब अगर हम भारत की बात करें तो भारत का ध्यान रखना, भारत में पहला ट्रैक्टर, क्लियर, ये कब बना था? 1959 में। किसने बनाया था? आयशर ने, आयशर कंपनी, आयशर कंपनी ने बनाया था भैया भारत का पहला ट्रैक्टर। कब बनाया था? 1959 में। ये कंप्लीट इंडोजीनस नहीं था। ये क्या था? तो ये बाहर से पार्ट को लेकर आए थे और भारत में क्या किया था? इसको असेंबल किया था। ठीक है, लेकिन अगर 100% इंडोजीनस ट्रैक्टर की अगर बात करें तो ये 1965 से 1974, अगर हम क्या बात करें 100% इंडोजीनस, इंडोजीनस ट्रैक्टर की। क्लियर? वो आयशर ने ही बनाया था, लेकिन कब बनाया था? 1965 to 74। फिर वही आ रहा है 74। इसके बीच में जो है भारत में 100% इंडोजीनस जो ट्रैक्टर है उसको तैयार किया गया। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? फटाफट बताइए, इतना हो गया भैया क्लियर? नोट करते जा रहे हो ना? चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो हम आ गए 1892 तक। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं बिजली। अब इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी का जो युग एग्रीकल्चर में आया, मतलब कृषि में बिजली का सबसे पहले उपयोग, तो ये कब शुरू हुआ? ये भी ध्यान रखना, 1920। यहां से क्या हुआ? कृषि में बिजली का उपयोग। फर्स्ट टाइम यूज द इलेक्ट्रिसिटी इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में पहली बार जो है वो 1920 में जो है उपकरणों को चलाने के लिए जो है वो बिजली का उपयोग करना शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद हम आगे चलते हैं। एक चीज हमारे से छूट गई है, हम सीधे 1920 पे आ गए, तो फिर आप नोट कर लो, लेकिन इसको आगे मेंशन कर लेना। ठीक है, अब यहां पर 1874 में, जो कि इसके पहले आना था 1874, क्लियर, यहां पर खोजा गया था DDT। क्लियर? DDT किसने खोजा था? ये खोजा था पॉल मूलर ने। किसने खोजा था? पॉल मूलर ने। ये अधिकतर एग्जाम में जो है आपको क्वेश्चन पूछा गया है। इसका नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। नाम ध्यान रखना भैया, क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल
ट्राई क्लोरो एथेन। ठीक है, ध्यान रखना 1874 में क्या हुआ था, डीडीटी को खोजा गया था। अब यहां से एक बात और ध्यान रखना, ये 1874 में खोज तो लिया लेकिन ज्यादा समय तक इसका उपयोग नहीं हो पाया। कारण क्योंकि धीरे धीरे जो मच्छर हैं उनमें इस डीडीटी के प्रति जो है वो रेसिस्टेंस पावर डेवलप होने लगा। साथ ही साथ ये डीडीटी जो है ये पानी में घुलकर जल को प्रदूषित करने लगा, मृदा को प्रदूषित करने लगा। इसलिए इसको 1972 में क्या किया, बैंड कर दिया। किसने, यूएसए ने। यूएसए ने इसको बैंड कर दिया। कब, 1972 में। मतलब अब वहां पर इसका उपयोग नहीं होता। लेकिन यहां पर अब अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में ध्यान रखना, इंडिया में कब बैंड हुआ था एग्रीकल्चर यूज के लिए, बैंड इन इंडिया फॉर एग्रीकल्चर यूज। क्लियर, कब हुआ था, 1989 में इसको इंडिया में भी क्या कर दिया था, बैंड कर दिया था। ये ध्यान रखना। ठीक है, हो गया क्लियर। डीडीटी को 1874 में खोजा किसने, पॉल मूलर ने। ठीक है, डाई क्लोरो डाईफिनाइल ट्राइक्लोरो एथेन, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, मतलब जो साइंटिफिक डेवलपमेंट है एग्रीकल्चर का उसको स्टडी कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें आपको यहीं से याद हो जाएगी। ठीक है, जब हम पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की बात करेंगे तो वहां फिर आएंगे। ठीक, हो गया क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है। हाँ, मनीषा जी, अनूप शर्मा जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, नाम क्या था, किसका नाम, जिया जी, कौन सा था ट्रैक्टर, ट्रैक्टर आइशर, आइशर ही नाम से था। चलो नेक्स्ट अगर हम जाते हैं, आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं 1882 में पहुंच गए भैया। ठीक है, यहां पर किसको खोजा गया, यहां पर खोजा गया बोर्डेक्स मिक्सचर को। क्लियर, किसको खोजा गया, बोर्डेक्स मिक्सचर। आपको पता होगा भैया इसकी खोज जो है वो किसमें हुई थी, कौन सी फ्रूट क्रॉप में हुई थी, कौन सी बीमारी को सुधारने के लिए खोजा गया था, और उस बीमारी का जो पैथोजन या जो रोग कारक है, ये तीनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और किसने खोजा था, तो इसको खोजा था मिलार्डेट ने। किसने खोजा था, मिलार्डेट। ये ध्यान रखना, किसने खोजा था इसको, एक जर्मन साइंटिस्ट था मिलार्डेट, जिनको प्रोफेसर मिलार्डेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोफेसर मिलार्डेट। प्रोफेसर मिलार्डेट ने इसको खोजा था, हाँ, अंगूर में खोजा था। बिल्कुल, किसमें खोजा था, ग्रेप्स वाइन, जिसको हम क्या बोलते हैं, अंगूर में। क्लियर, और किसमें खोजा था, डाउनी मिल्ड्यू या पाउडरी मिल्ड्यू, यहां पर जो है लपेटे में आते हो, किसमें खोजा था, फटाफट बताइए, डाउनी मिल्ड्यू किसमें खोजा था, डाउनी मिल्ड्यू जो डिसीज है, डाउनी मिल्ड्यू डिसीज में। ठीक है, बिल्कुल, डीएम ध्यान रखना, शॉर्टकट में डीएम ध्यान रखना, बिल्कुल।
और ये किससे होती है? प्लाज्मापोरा विटिकोला फंजाई से। किससे होती है? प्लाज्मापोरा विटिकोला फंजाई। ठीक है, ध्यान रखना। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें, ये जो क्या होता है, तो ये मिक्सचर किसका होता है? ध्यान रखना, किसका मिक्सचर होता है? ये होता है CuSO4, कॉपर सल्फेट। किसी एग्जाम में पूछा गया था। इसके अलावा अगर हम देखें तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको लाइम कहा जाता है, और होता है वाटर या पानी। ठीक है, मतलब ये आपका क्या है? ये है ब्लू कॉपर है, क्लियर। और ये आपका जो है ये है लाइम, क्लियर, चूना। और ये आपका जो है ये है वाटर। इसका कंटेंट क्या था? 5:5:50। आया ना समझ में? इस चीज को ध्यान रखना। किसमें? तो ब्लू कॉपर समझते हो, ब्लू कॉपर। ठीक है, ध्यान रखना। हो गई इतनी सारी चीजें याद? फटाफट बताइए भैया। हो गया क्लियर? हाँ, नीला थोथा, इसका फॉर्मूला ध्यान रखना भैया। नीला थोथा का, वैसे लिखने में तो हम ऐसा लिखते हैं, लेकिन इसका पूरा जो फॉर्मूला क्या है? CuSO4 × 7H2O। ठीक है, ध्यान रखना। तो आज आपको कुछ समझ में आया? फटाफट बताइए भैया, कुछ समझ में आया आज? हो गया क्लियर? बाकी सब हम भैया उधर पढ़ेंगे, कौन सा कॉपर वाला है, क्या है, वो सब हम उधर जब हम, हाँ सर आ गया। चलो ठीक, तो आज का हमारा जो क्लास है वो यही स्टॉप करते हैं। बहुत जल्दी मंगलवार से हम लोग, अभी तक हमने जितना पढ़ा है इसके लिए मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा, क्लियर, शाम को 8:30 बजे। तो अभी तक हम जो पढ़ चुके हैं एग्रीकल्चर में, इससे जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं वो क्वेश्चंस का आपका मॉक टेस्ट लाइव रहेगा 8:30 PM एवरी डे। ठीक है, रोजाना आपको मंगलवार से जितना भी हम पढ़ चुके हैं और आगे जितना भी पढ़ते जाएंगे, जितना हम पढ़ेंगे उसके 15 से 20 क्वेश्चन जो है आपको रोजाना जो है मैं 8:30 बजे लाइव मॉक टेस्ट में जो है वो सॉल्व करवाऊंगा, ताकि पढ़ने के बाद जितना आपने आज पढ़ा उसकी प्रैक्टिस आज ही हो जाए। ठीक है, तो ठीक है, आज का हमारा जो क्लास है यही स्टॉप करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहो, मस्त रहो, आनंद में रहो और खुश रहो। जय हिंद।